विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी के ही जो क्या तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, वही मान्य होते हैं, यूपीएससी हो या लोक सेवा आयोग हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मेंस में भी एक क्वेश्चन बनता है कई बार कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में क्या क्या है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ना सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था। आर्यों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त शब्दावली का उल्लेख विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित करने के लिए किया गया है। ब्रह्मवर्त, अब ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछेगा ब्रह्मवर्त कहां से कहां तक था, तो सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ये उत्तराखंड पीसीएस में भी देखा है हमने ये वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भी देखा है और संघ लोक सेवा आयोग में भी देखा है। ब्रह्मवर्त सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। मध्य देश हिमालय एवं विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। आर्यावर्त, जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत में भी हो गया तब पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से विंध्य पर्वतों के बीच के भूभाग को आर्यावर्त कहा गया। ये ध्यान रखना कि आर्य संस्कृति विंध्याचल माउंटेन रेंज तक थी। विंध्याचल माउंटेन रेंज को पार नहीं किया था, तो विंध्याचल माउंटेन रेंज को पार करके आर्य संस्कृति को ले जाने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था अगस्त्य। कौन ले गए थे? अगस्त्य। और मैंने कहा कि जो आर्य शुरू में आए वो उस क्षेत्र में आए जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स दिखती हैं आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जहां दिखता है। यानी ऋग्वेद में एक स्थान पर हरियूपिया नामक शब्द का भी उल्लेख हुआ है, जिसका तादात्म्य किससे बिठाया गया है? हड़प्पा से। तो समझ में आया? हरियूपिया क्या बोला गया है? हरियूपिया। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि जब पूर्वी भारत का आर्यकरण जिसने किया वो थे विधेय माधव। पूर्वी भारत में जो आर्य संस्कृति लेकर गए वो कौन लेकर गए? विधेय माधव। उसमें मैंने कहा था कि उल्लेख ये मिलता है कि अग्नि का आह्वान किया, अग्निदेव प्रकट हुए, आगे आगे अग्निदेव चले और पीछे पीछे विधेय माधव चले। इसीलिए अग्निदेव को पथिकृत शब्द का प्रयोग भी किया गया है। वेदों में क्या बोला गया उन्हें? पथिकृत का मतलब होता है रास्ता बनाने वाला। रास्ता बनाने वाला। रास्ता कैसे बनेगा? जहां आज आपको उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब दिख रहा है, पूरे जंगल रहे होंगे किसी जमाने में, जंगलों पर आग लगाई गई होगी, रास्ते बनाए गए होंगे। ठीक है, आबादी बढ़ी, आबादी ने क्या किया? जंगलों को काटा, खेत बनाए। जब कृषि सीख गए आगे चलकर, कृषि कार्य किए, ऐसे करते करते जंगलों का क्या हो गया? ह्रास हो गया। जैसा हरियाणा में आपको जंगल बहुत कम मिलेंगे, पंजाब में कम मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, है ना? इतना समझ में आया? ऐसे ही मैंने कहा दक्षिण भारत का आर्यकरण जिसने किया वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य और उनके पुत्रों ने विंध्याचल को पार करके आर्य संस्कृति को कहां ले गए? दक्षिण भारत ले गए। दक्षिण भारत ले गए तो बताया जाता है कि अगस्त्य के ऋषियों ने अनार्यों के साथ विवाह किया और आंध्र उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? आंध्र उत्पन्न हुए। आंध्र प्रदेश सुना है? ठीक है। और आर्य संस्कृति को अडॉप्ट जो ज्यादा किया वो दक्षिण भारत ने किया। जैसे आप क्या करते हो, पाश्चात्य संस्कृति से बड़े प्रभावित होते हो, वैसे ही जो मूल निवासी द्रविड़ जिन्हें माना जाता है वो भी आर्य संस्कृति से प्रभावित हुए। आज चाहे संस्कृत हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें उत्तर भारत से कहीं आगे है कौन? दक्षिण भारत। ये पिक्चरों से ही पता चल जाता होगा। दक्षिण भारत में इस प्रकार के गाने नहीं होते हैं कि गलती से कर दे तू, क्या छोटी सी मिस्टेक, क्या होता है? इस तरह के गाने तो नहीं होते हैं। मतलब आपको प्रेरित करने वाले कि मिस्टेक करोगी, यही समय है प्यारे, हाजी यही उम्र है प्यारे, आगे तू कर दे गलती से मिस्टेक, है ना? मतलब आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप गलतियां करो, गलतियां करोगे तो भाई फिर भुगतोगे। इस देश का नाम तो आर्यावर्त समझ में आ गया।
जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत में भी हो गया तब पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से विंध्य पर्वतों के बीच के भूभाग को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। इस देश का नाम ब्रह्मवर्त अथवा आर्यावर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। ऋग्वैदिक 5 जनों में जो शक्तिशाली जन मतलब बोलते हैं ट्राइब, जन मतलब ट्राइब, भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जो शक्तिशाली ट्राइब थी, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आप क्या कर सकते हो, जैसे ट्राइब्स अगर आपको देखना है कि आर्य कैसे थे, तो जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन है, या जो उत्तर भारत वाला रीजन है, हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर कुछ ट्राइबल क्या दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ट्राइबल लक्षण। अफगानिस्तान में भले ही इस्लाम आ गया हो, वहां के लोग इस्लाम को मानते हो, लेकिन जो उनके फीचर्स हैं, जो उनकी लोया जिरगा है, कबीलाई संसद, या जो जिस तरह का पैटर्न है, लड़ना झगड़ना, लड़ाके थे ना आर्य, क्या थे? लड़ाके थे। तो वो कहीं ना कहीं आज भी उनके अंदर इंस्टिंक्ट है, वो जाग जाती हैं। कई बार घर में प्याज नहीं है लेकिन रॉकेट लॉन्चर लेके घूमना है। किसी का क्या मतलब, किसी को भी किसी की सत्ता को नहीं मानना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है। भारत में तो मिक्स हो गए। फिर भारत एक ऐसा देश है जहां कई आक्रांता आए, अंदर आए। जैसे अलेक्जेंडर आया, उससे पहले कौन आए? उससे पहले ईरान से आए, अलेक्जेंडर आए, शक आए, कुषाण आए, अंदर आए, बाहर जाते हुए नहीं दिखे। इवन जो क्षेत्र आपका है वो कुषाणों वाला क्षेत्र है। मतलब यहां पर कभी कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य था आपका। श्यामपुर में जो खुदाई हुई है उसमें पता चला है कि ये क्षेत्र किसके अधीन रहा है? कभी कुषाणों के अधीन रहा है। कालसी में जब आप अशोक का शिलालेख देखते हो, खैर अशोक तो हमारा भारत का ही था, ठीक है, तो वहां पर भी उत्तराखंड के इतिहास में भी हम देखते हैं कि शक शासक आए। यहाँ पर शक शासक आए, कैसे पता चलता है? हाँ जी, सूर्य मंदिर, सूर्य की उपासना करते थे शक लोग। तो उत्तराखंड में भी आपको देखे होंगे, जगह जगह आपको क्या दिखेंगे? सूर्य की उपासना करने वाले मंदिर दिखेंगे। जैसे कटारमल का सूर्य मंदिर, कहाँ? अल्मोड़ा। चलो जी, भारतवर्ष पढ़ा है, समझ में आ गया। सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत शब्द सबसे पहले कहां पर मिलता है, आंसर पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि कहां का निवासी था? ये भी क्वेश्चन बना। कहां का निवासी था पाणिनि? गांधार का निवासी था। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी क्या है, विषय वस्तु क्या है? आंसर संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। किसका? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। समझ में आ गया? व्याकरण की सबसे टफ पुस्तक अष्टाध्यायी है। व्याकरण में सबसे टफ पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। हलंत का भी सूत्र है, हलंत कहां पर लगाना है, विसर्ग कहां पर लगाना है। आप लोग जो हिंदी लिखते हैं उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन कोई नियम नहीं है। मतलब कहीं पे भी कॉमा, कहीं पे भी फुल स्टॉप, कहीं पे भी विसर्ग, कहीं पे भी क्या। लेकिन मैंने कहा अगर व्याकरण को आप पढ़ेंगे तो हर चीज का क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, तीता तंती सीथा था मीमा आमा। अगर संस्कृत पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी समझ में आ गया। एक प्रदेश के रूप में, भारत के रूप में पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। उसके बाद जो मिलता है वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक पुस्तक सुनी होगी आपने, कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 नाटक लिखे कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। बाकी काव्य भी लिखे उसने, ऋतुसंहार लिखा उसने, कुमार संभव लिखा, कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा लिखी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग है। उसमें दोनों का जो पुत्र होता है उसका नाम क्या है? भरत। क्या नाम है? तो बताया जाता है कि वायु पुराण बताती है, वायु पुराण में बताया गया है कि दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख है, जिसके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। समझ में आ गया? और यही हुआ था उसका जन्म। कहां? चौका घाट, मालनी नदी के तट पर। जगह बताओ। कण्वाश्रम में, बिल्कुल कण्वाश्रम में। तो कौन थे कण्व?
ऋषि थे, कण्व व अंगिरा, नाम सुनेंगे आप आगे चलकर। अभी चलिए फिलहाल मैं आगे बता रहा हूं। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप संज्ञा से अभिहित किया गया है। क्या बौद्ध काल में भारतवर्ष का नाम क्या था? जम्बूद्वीप। नेगी जी का गाना सुना होगा आपने, नौ छमी नरना, तो उसमें स्टार्टिंग जो है वही है कि जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, भारत खंड में उत्तराखंड है, कथा सुनौंदू सुना है क्या? सुनौंदू है, नौ छमी नरना। चलो जी, सरकारें बदल देते हैं लोक गायक जो होते हैं, सत्ता हिल जाती है। चलो जी, तो बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप संज्ञा से अभिहित किया गया। ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। खारवेल कौन? पहले तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिला? उड़ीसा में मिला। कहां पर मिला? खारवेल एक शासक है, किस डायनेस्टी का है? चेदी शासक, चेदी वंश का शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष नाम सबसे पहले मिलता है। भारत नाम कहां मिला? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। कहां पर? फिर वायु पुराण में भी भारत नाम मिला, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग बताए गए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कहा गया है कि जो सबसे ताकतवर कबीला था, यानी ताकतवर जो शक्तिशाली जन ट्राइब था भरत, उसके नाम पर भारत पड़ा। जबकि वायु पुराण में कहा शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। बौद्ध काल में हमने जम्बूद्वीप कहा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष। क्लियर हो गया? भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया संज्ञा से अभिहित करते थे। पारसियों यानी ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। तो हमें हिंदू जो डेफिनेशन है, दरअसल जो आपके पारसी हैं ईरान के लोग, उनकी बाराखड़ी जैसे हमारी होती है ना, क ख ग आ ई, उसमें 100 शब्द को नहीं हा बोला जाता है। तो सिंधु को उन्होंने क्या कहा? हिंदू। तो हम लोग क्या हैं? हिंदू। सिंधु के निवासी कौन है? हिंदू। ठीक है। और इस स्थान को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। इंडिया किसने कहा? यूनानी लोगों ने कहा। किसने? इंडोई। इंडिया जो कहा वो यूनानी लोगों का दिया हुआ नाम है। और रोमवासियों ने क्या कहा? इन्होंने भी इंडिया संज्ञा से अभिहित किया। इतना समझ में आ गया? चीनी स्रोतों में भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया गया है ना। कभी चाइना जाओ और कोई आपसे पूछ ले, वैसे तो वहां वालों की इंग्लिश वीक थी, पहले मैंडेरियन बोलते थे, अब इंग्लिश भी बोलने लगे चाइनीज। पूछ ले अगर कि टू विच कंट्री डू यू बिलोंग, बता देना उन्हें आई एम फ्रॉम यिंतु। कहां से? यिंतु। समझ में आया? तो चाइनीज नाम क्या है भारत के लिए? यिंतु। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इतिहास के जो पिता हैं वो कौन है? हेरोडोटस है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, हिस्ट्री का मतलब होता है जानना या ज्ञात होना। इतना समझ में आ गया? हिस्ट्री को पृथक विषय के रूप में स्थापित करने में हेरोडोटस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कारण सिसरोन ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता की संज्ञा से अभिहित किया है। किसने दी है इतिहास का पिता हेरोडोटस को? आंसर सिसरो ने दी है। सिसरो। मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। दूसरे शब्द में प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख हुआ है। इतिहास शब्द का उल्लेख ऐसे नहीं हुआ, बट अथर्ववेद में क्या? अथर्ववेद में इतिहास शब्द, भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख हुआ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनको वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 त्रयी विद्या जो है, वेद त्रयी मतलब 3 वेद जो स्टार्टिंग के थे वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चौथा वेद बाद में लिखा गया। कौन सा?
अथर्ववेद, इसमें इतिहास शब्द का उल्लेख हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। पंचम वेद किसे कहा गया है? आंसर छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है। सामवेद में क्या है? संगीत। ठीक है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सामवेद। तो उसका जो उपनिषद है वो क्या हो गया? छंद योग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। कौन सा हो गया? ठीक है, और उपनिषद मतलब हो गया ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, दैट इज उपनिषद। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है? आंसर गुरु के समीप बैठना। समीप बैठना, गुरु भी नहीं लिखा हुआ है, समीप बैठना, उपनिषद, उपनिषद, समीप बैठना। लेकिन उसका पूरा अर्थ होता है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है जी। पंचम वेद कहा गया है इतिहास को। महाभारत को भी पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। महाभारत को भी क्या कहा जाता है? पंचम वेद। भारतीय परंपरा में इतिहास को विभिन्न विधाओं या विषयों का समुच्चय माना गया है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को समाहित किया है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है भाई, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले पूछते हैं। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत किस किस को समाहित किया है? तो पुराण, क्योंकि पुराण जो है वो भविष्यत शैली में लिखे गए हैं। भविष्यत शैली मतलब भविष्य तक की घटनाओं का बता रखा कि तब क्या होगा, कली अवतार होगा, कलयुग आएगा, सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा, तलवार होगी उसके हाथ में, फिर क्या होगा समाज में, भाई भाई से लड़ रहा होगा, मुकदमे चल रहे हैं भाइयों के हैं, और धन ही प्रथम क्या होगा, धन ही प्रायोरिटी होगी। जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? धन होगा, विलासिता होगी। क्या होगी? विलासिता होगी। श्रृंगारों का भी उल्लेख कर रखा है उन्होंने कि बड़े बड़े नाखूनों को श्रृंगार माना जाएगा, बिखरे हुए बालों को भी श्रृंगार माना जाएगा। स्त्री का श्रृंगार के बारे में बोला गया है उपनिषद, सॉरी किसमें? पुराणों में। ठीक है, और बताया गया है कि मदिरा का अत्यधिक सेवन किया जाएगा, और जो मंदिर होंगे वो क्या होंगे, मतलब धर्म कर्म की बातें क्या करेंगे लोग, भूल जाएंगे। ऐसा सब किसमें लिखा? भविष्यत शैली में लिखा हुआ। भविष्यत शैली का मतलब ऐसे लिखा हुआ जैसे यहां पे बैठ के मैं अब इस समय में ये बोल रहा हूं कि भारत स्वतंत्र होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे। पुरानी बातों को भी भविष्य में लिखा हो, भविष्यत शैली में लिखा हुआ। जबकि मैं कौन से सन में बैठा हूं? 2024 में। लेकिन भविष्य शैली ऐसे होती है कि भारत सन 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, उनके घर एक इंदिरा प्रियदर्शना नामक पुत्री होगी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? और फिर ऐसे करते 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 हर चीज को भविष्य तक ले जाया गया है। तो कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को समाहित किया है। कौटिल्य राजा से दोपहर में इतिहास सुनने की अपेक्षा करता है। इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के सीमांकन के आधार पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में वर्गीकृत किया जाता है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी। क्वेश्चन पूछता है कई बार, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर जेम्स मिल। कहां के हैं? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक। दर्शन बोलते हैं फिलोसफी को। और मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं उपनिषद के बारे में बता रहा था, है ना? उपनिषद, तो अगर कभी आपसे पूछ ले कोई कि भारतीय दर्शन कहां दिखाई देता है, आंसर उपनिषद में दिखाई देता है। इसमें क्योंकि पहले वेद आए। कौन आए? वेद आए, और वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर अरण्य का, बहुत सारी चीजें आई बीच में। हम साहित्य जब पढ़ रहे होंगे, लास्ट में आए उपनिषद। इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों के अंत में लिखे गए, इसलिए वेदांत। उपनिषद कितनी है संख्या? 108 है। कितनी? 108 है। ठीक है, हर वेद का अपना उपनिषद है। हर वेद का क्या है? जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का जो उपनिषद होगा ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वेदों में क्या बोला गया है?
अगर ऋग्वेद बोलेंगे तो देवताओं की स्तुति गाई गई है ना। 1028 सूक्त हैं। ओम शब्द का उल्लेख 1028 बार हो रखा, क्योंकि प्रत्येक जो सूक्त है वो ओम से शुरू हो रखा है। आपका गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है, ओम भूर्भुवः, वो कहां पर है? सावित्री को समर्पित है। समझ में आया? तो वेद, अब यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों का विधि विधान, यज्ञ कैसे करने हैं, यज्ञों का भी एक विधि विधान होता है। ऐसा नहीं कि आग जलाई और कुछ भी डाल दिया उसमें, मतलब उसका भी एक तरीका है, किस तरह से हवन कुंड बनाना है, कौन कौन से प्रकार की लकड़ियां रखनी है। अगर आपके घरों में होता होगा तो बोलते होंगे वो पीपल की लकड़ी चाहिए, आम की लकड़ी चाहिए, इसकी लकड़ी, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग लकड़ियां मानी जाती हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या डालना है, यज्ञ जब आप करेंगे तो आहुति क्या क्या दोगे आप, और देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन करेगा? अग्निदेव करेंगे, और उनकी पत्नी स्वाहा का नाम बोलेंगे तभी अग्निदेव प्रसन्न होंगे। स्वाहा जब आप क्या करोगे, और उसमें आप वही सब चीजें डालोगे जो आर्य लोगों के लिए प्रिय थी। आप लोगों की प्रिय चीज तो हो सकता है पिज्जा हो, मोमो हो, चाउमीन हो, वो डालेंगे नहीं। क्या डालेंगे? जो आर्य लोगों का प्रिय था, यव यानी जौ, तिल, शहद, घी, दही, क्या क्या डालते हैं? यही सब चीजें होती हैं, या अपनी पसंद की चीजें डालते हैं आप? भाई ईश्वर को प्रसन्न करना, दरअसल ईश्वर को प्रसन्न करना मानव को प्रसन्न करने वाली, मतलब मानव को लगता है जिससे मैं प्रसन्न हो रहा हूं ईश्वर भी उससे प्रसन्न होंगे, यही तो होगा। लेकिन वो विधान बना रखे हैं उन्होंने यजुर्वेद में। आगे चल के हम उपनिषदों में पढ़ते हैं, इसका खंडन करते हैं वो बोलते हैं यज्ञों की तुलना उन्होंने फूटी नौका से की गई है उपनिषदों में, क्योंकि मानव अब सोचने लगा, विचार करने लगा, उसकी समझ में आया क्या कि बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे थे, ठीक है, बैलों की बलि दी जा रही थी, गाय दान में दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलता है, यज्ञ की तुलना फूटी नौका से की। किसने? उपनिषद। अब कहां पढ़ने जाओगे आप उपनिषद? तो पूरी दुनिया ऋषिकेश में आती है पढ़ने के लिए उपनिषद। हाँ जी, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ढूंढिए, जगह ढूंढिए। जो उपनिषद वाले होंगे, जो उपनिषदों के ज्ञानी होंगे, वो दार्शनिक होंगे। कैसे होंगे? वो आडंबरों पे विश्वास नहीं करेंगे। आप जाइए सिसम झाड़ी में, आप जाइए कैलाश मंदिर में, बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे आपको जितने भी आश्रम है। कुछ आपको डिवाइन लाइफ सोसाइटी, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी के यहाँ भी दिखेंगे आपको उपनिषद वाले। ठीक है भाई, आगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बता दिया मैंने, साथ में मैंने बता दिया आपको क्या, जेम्स मिल ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास में प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल का, आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में विभक्त किया। तो ये प्राचीन काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल किसने किया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने किया। किसने किया? ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडेन प्रेस ने 1904 में भारत के प्राचीन इतिहास पर वीए स्मिथ द्वारा लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? विंसेंट ए स्मिथ ने लिखी। किसने लिखी? वीए स्मिथ ने लिखी। इसको कब प्रकाशित किया गया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को? 1904 में ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडेन प्रेस के द्वारा। भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के जब हम स्रोत पढ़ते हैं, अब आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। जब मेंस में क्वेश्चन आएगा आपके पास कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उसी क्रम में लिखने होते हैं। तो एक तरफ आप लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत, एक तरफ लिखेंगे आप साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं। क्या आते हैं? सिक्के आते हैं, मृद भांड आते हैं, मोहरें आती हैं, स्मारक आती है, स्मारक आते हैं, मूर्तिकला आती है और चित्रकला आती है। मूर्तिकला और, जबकि साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ आते हैं, लौकिक ग्रंथ आते हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। साहित्यिक स्रोतों में क्या आते हैं? ठीक है, अब देखो ना, नायब तहसीलदार का पेपर था उत्तराखंड में और उन्होंने मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत पूछ लिए और 100 शब्दों में लिखने थे। अब 100 शब्दों में कैसे लिखोगे भाई? इतनी सारी चीजें लिखनी है, तो सीधे स्टार्ट करना है कि मौर्यकालीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में कुछ अभिलेख देने हैं आपने
कुछ आपने सिक्के देने हैं, मृदभांड, मोहरें, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला अगर है, और साहित्यिक स्रोतों में आपने धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। समझ में आया? ठीक है। जैसे मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत में तमिल ग्रंथ भी आते हैं, एनानूर, मुरनानूर। मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र को भी ले सकते हो आप। मेगास्थनीज की इंडिका को आप विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में ले सकते हो, मेगास्थनीज की इंडिका, है ना। और कुछ धार्मिक ग्रंथों को भी ले सकते हो, जिन धार्मिक ग्रंथों में बता रखा है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक प्रमाणित होते हैं व इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। अब देखो, मानव प्रवृत्ति क्या होती है, 100 गज का प्लॉट लिया या 200 गज का लिया या चलो 1 बीघा 5 बीघा का प्लॉट लिया, आपको लगा कि अब ये मेरा साम्राज्य है। ऋषिकेश में अगर आप रह रहे हो, आपको लगता है कि यही रहा होगा ऋषिकेश। अरे भाई, पुराने मैप उठा के देखो, गंगा नदी गंगानगर से होकर जाती थी, सोमेश्वर मंदिर के बगल से होकर जाती थी। आज गंगा जी कहाँ है? नीचे है। गंगा जी के किनारे कुछ कुएं दिखते हैं, तो वो कुएं कहाँ से आए वहां पर? क्या मतलब है उन कुओं का? नदी के किनारे कौन खोदता है कुआं? नदी से उठाकर पानी भरेगा या कुएं में डालकर बाल्टी खींचेगा, है ना। आस्था पथ पे आप जाओ तो आपको वहां पर कुआं दिखेगा। आप पूर्णानंद स्कूल के नीचे जाओ शमशान घाट में, तो वहां पर आपको कुआं दिखेगा। इसका मतलब सभ्यता इस तरफ थी, नदी इस तरफ बह रही थी, यही तो है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि बस मैं ही हूं और मेरी जमीन है और बस मैं अब लाखों सालों तक क्या करूंगा इस पर। लेकिन अगर आप उसको खोदोगे तो नीचे हो सकता है कुछ ना कुछ मिले। जैसे श्यामपुर में कुषाणकालीन ऐतिहासिक कुछ तथ्य मिलते हैं जब बुनियाद खोदी जाती है। भरत जी के मंदिर के बगल में देखना, एक रूम है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं जिसमें क्या है? पुरातात्विक स्रोत रखे गए हैं। क्या उनको आप नकार सकते हो? कार्बन डेटिंग निकालेंगे, आप पता चला कि भाई ये तो 1000 साल पुरानी चीज है, ये 1200 साल पुरानी चीज है। इसका मतलब क्या ऋषिकेश में 1000 साल पहले भी लोग रह रहे थे? हाँ जी, रह रहे थे। कुब्जा मृक नाम था यहाँ का। क्या नाम था? इट इज सेड दैट व्हेन रब्बे ऋषि डिड हार्ड पेनिंस, गॉड अपीयर्ड बाय द नेम ऑफ ऋषिकेश। रब्बे ऋषि ने तपस्या की, रब्बे ऋषि की तपस्थली है। आम के बागीचे हुआ करते थे, क्या होते थे? धीरे धीरे वो कट गए, आबादी उसमें क्या होगी वो आप देख रहे होंगे। अगर देहरादून जाते हुए भी आपको आम के बगीचे दिखते होंगे, कुछ समय बाद नहीं दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कंक्रीट के जंगल दिखेंगे। जहां मनुष्य जाएगा वहां पेड़ काटेगा, प्लॉटिंग करेगा। नहीं आया समझ में? तो ऋषिकेश में कुब्जा मृक, आमरक, समझ में आ रहा है? चलो जी, तो प्रमाणिक होते हैं और इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहां साहित्यिक स्रोत मौन है, वहां हमारी मदद पुरातात्विक स्रोत करते हैं। भाई, कई जगह कई सभ्यताएं ऐसे उनके साहित्यिक स्रोत नहीं मिले, लेकिन हमें उनके बर्तन मिल गए। इसका मतलब क्या था? सभ्यता थी और वो पकाई हुई मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कुछ उसमें चित्रित मृदभांड थे, कुछ धूसर मृदभांड थे। उनको तो नकारा नहीं जा सकता ना। उनकी जब डेट निकाली जाती तो पता चलता है कि भाई ये गेरवे संस्कृति का नाम भी रख दिया था, गेरवे मृदभांड संस्कृति। यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते थे, इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। समझ में आया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब समस्या यह है कि पुरातत्व के जनक जो है वो अंग्रेज है, और अंग्रेजों ने वैसे तो बताया जाता है कि काफी हद तक क्या होते हैं? इम्पार्शियल होते हैं। इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी प्रजाति के किसके लिए? गौरव के लिए कई बार कई जगह पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भी क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इतना समझ में आया? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत 4 प्रकार के स्रोत आते हैं। नंबर 1 अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, नंबर 2 सिक्के और मुद्राएं कॉइन्स, नंबर 3 स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, नंबर 4 मूर्तियां और चित्रकला यानी द स्टैच्यू एंड आर्ट। अभिलेख क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक होता है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, सिक्कों एवं मूर्तियों आदि पर अंकित रूप में मिलते हैं। सर्वप्रथम कनिंघम ने 1877 में कालक्रम के अनुसार मौर्योत्तर और गुप्तकालीन अभिलेखों को संग्रहित करके कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ को प्रकाशित कराया। कौन सा? कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ को प्रकाशित किसने करवाया? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक है। ठीक है, अब देखो ना कितनी महान चीजें रही होंगी उस जमाने में कि अशोक ने क्या करवा दिया? अभिलेख खुदवा दिया। उसकी वजह से आज भी हम अशोक को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने राजा रहे होंगे इस धरती पर, ऐसे पता नहीं कितने राजा रहे होंगे जो अशोक से भी बड़े रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इतिहास के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे तो कहा जाता है पुराण मतलब ग्रंथों में, हमारी जो मेथोडोलॉजी है उसमें कहा जाता है पृथ्वी एक रात में पृथ्वी जीत ली राजा पृथु ने। इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम हुए, उसी वंश में उनके पूर्वज जो होते हैं वो पृथु, तो पृथु ने एक रात में पृथ्वी जीत ली, सारे आइलैंड जीत लिए की। तो लेकिन ऐसा इंस्क्रिप्शन कहीं मतलब मिलता नहीं है, तो उसको मान्य नहीं है इतिहास में। समझ में आया? लेकिन अशोक ने खुदवाया, तो आज हम देखते हैं कालसी जाते हैं, वहां पर कालसी में एक अशोक का शिलालेख है। डॉक्टर फॉरेस्ट ने उसकी खोज की थी, है ना, की थी। उसमें लिखा हुआ है उस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, वहां के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। शायद कुणिंद को वो पुलिंद लिख दिया उसने। कुणिंद जो थे यहाँ पर, है ना, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन? कुणिंद। और उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश। ऐतिहासिक क्यों बोला कार्तिकेयपुर राजवंश को? क्योंकि उनके अभिलेख मिले, कंडारा में मिले, बैजनाथ में मिले, बागेश्वर में मिले, बैजनाथ में मिले, मतलब जो जिनके अभिलेख मिले वो ऐतिहासिक हो गए। लेकिन राजनीतिक शक्ति के रूप में हमने किसको बोला? कुणिंदों को बोला। इतना समझ में आ गया? तो प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक होता है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं में, स्तंभों में, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र बोलते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। पुराने टाइम पे राजा क्या करते थे? ताम्रपत्र पर लिख के दे देते थे, लिख के ये देते थे कि ये जगह तुम्हारी, जाओ, ये भूमि क्या, यहां से यहां तक भूमि तुम्हारी। ठीक, या किसी को अगर सम्मानित कर दिया तो कॉपर प्लेट पर लिख के देते थे, और उसको सदियों तक संभाल के रखते थे भारतीय कॉपर प्लेट को। हाँ जी, किस चीज का? टिहरी के राजा ने आपको जमीन दी? अच्छा, ठीक, कॉपर प्लेट रखा हुआ है, उसको संभाल के रखना है बिल्कुल। ठीक है। दीवारों, सिक्कों एवं मूर्तियों आदि पर अंकित रूप में मिलते हैं। सर्वप्रथम कनिंघम ने 1877 ईस्वी में कालक्रम के अनुसार मौर्योत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों को संग्रहित करके कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ प्रकाशित। सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख हड़प्पा कालीन है, परंतु अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका है। अपितु पढ़े गए सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के शिलालेख। अभी तक जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमने पढ़े हैं वो कौन से? अशोक के। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे दुकान के बाहर नहीं लगाते आप, आजकल तो फ्लैक्स लगाते हो, उस पर लिखते हो कि भाई क्या मिठाई की दुकान या जिस चीज की भी दुकान है, ऐसा ही एक फ्लैक्स नहीं मिला है, मतलब एक बोर्ड मिला है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक लिपि मिली है जिसको पढ़ी नहीं जा सकी। और जब हम किसी चीज को पढ़ नहीं पाते हैं, किसी समय के ऐतिहासिक लेख को नहीं पढ़ पाते, तो उसको हम आद्य इतिहास में रखते हैं। क्या रखते हैं? आद्य में रखते हैं, नहीं नहीं आद्य में रखते हैं, आद्य में। हाँ, तो प्रागैतिहासिक हो गया कौन सा? प्राक ऐतिहासिक हो गया कौन सा? जिसमें ना तो साक्ष्य मिले हैं और जब मिले नहीं तो पढ़े भी नहीं। दूसरा आद्य इतिहास होता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आद्य इतिहास में आती है। क्यों? क्योंकि साक्ष्य मिले हैं, लिपि भी मिली है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है ना। जैसे वो पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर अर्नेस्ट मैके ने खोजी थी,
जिसमें एक व्यक्ति को योग मुद्रा में दिखाया गया है, जिसको पशुपति शिव कहा गया है, जिसके दाहिने हाथ पे हाथी और व्याघ्र है, बाएं हाथ पे गेंडा भैंसा है, नीचे 2 हिरन है, ऊपर 6 शब्द लिखे हुए, पर वो 6 शब्द क्या लिखे हुए उसको पढ़ ही नहीं पाए हम। तो कैसा इतिहास हो गया वो? हाँ जी, आद्य इतिहास बालिके, आधुनिक नहीं, आद्य इतिहास। इतिहास वहां से हम बोलते हैं जहां से हम मिला है, साक्ष्य मिले हैं, उसको हमने पढ़ा है, उसको किस में आते हैं? तो प्राक, आद्य और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटते हैं ना। ठीक है भाई, तो सबसे पुराने जो पढ़े गए अभिलेख हैं वो कौन से? अशोक के अभिलेख। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया था। जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ लिया? 1837 में। 1837 में। लेकिन अशोक के स्तंभ को, दिल्ली स्तंभ को किसने पढ़ा? टिफेंथलर ने पढ़ा मेरे ख्याल से। चेक करो जरा। स्तंभ लेख भी मिले ना अशोक के, शिलालेख भी मिले, लघु शिलालेख भी मिले, स्तंभ लेख भी मिले, गुहा लेख भी मिले। 1877 में कालक्रम के अनुसार मौर्य, ये बता दिया मैंने। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया। आर्यों ने भारत आगमन संबंधी सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख है, वो हमारे देश में नहीं है। वो कहां है? टर्की में। टर्की का पुराना नाम क्या है? एशिया माइनर। टर्की है? हा? अरे सुनते हो टर्की का नाम? इस्तांबुल सुने हो? है? और वहां का वो जो क्या नाम है, एर्दोगन, उसका नाम भी सुना है? टर्की इस्लामिक देश है। वहां पर एक अभिलेख मिला है, बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख में सबसे हैरान करने वाली चीज है कि उस अभिलेख में हमारे जो वैदिक देवता हैं उनके नाम मिले हैं। वरुण, इंद्र, मित्र, नसात्य। क्या मिले हैं? अरे वही बोल रहा हूं यार, विमेन याद करते हैं। वरुण, इंद्र, मित्र और नसात्य। क्या मिले हैं? विमेन याद करते हैं ना हम लोग, WIMN। वरुण, वरुण, इंद्र, मित्र और नसात्य। तो ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व। आप कौन सा सन चल रहा है? 2024। इसमें 1400 जोड़ दो। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। अगर कैपिटल में लिखा हुआ कंफर्म डेट है, अगर स्मॉल में लिखा हुआ नॉट कंफर्म। बीसी 2 तरह से लिखा होता है, एक कैपिटल में, एक स्मॉल में। अगर कैपिटल बीसी लिखा है कंफर्म, अगर स्मॉल बीसी लिखा नॉट कंफर्म। समझ में आ गया? ठीक है। 1400 ईसा पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख है। यह एशिया माइनर टर्की से प्राप्त हुआ है। इसमें वैदिक देवताओं इंद्रमित्र, वरुण, इंद्रमित्र, नासात्य, नासात्य को अश्विन भी कहा गया है, ठीक है, का उल्लेख है। ठीक है जी। पारसिक सम्राट दारा प्रथम, डेरियस। आज भी पंजाब में बच्चों के नाम दारा रखे जाते हैं। दारा सिंह जी सबसे बड़े पहलवान, पुराने पहलवान हमारे, जिन्होंने रामायण में हनुमान जी की भूमिका अदा की। तो उनकी दादी क्यों रखी उनका नाम दारा? क्योंकि पंजाब में आज भी दारा का सिक्का चलता है, मतलब मानते हैं वो लोग कि दारा था कोई। ठीक है। तो दारा प्रथम, डेरियस जिसको बोला था, कि पर्सिपोलिस और बहिस्तून नामक अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, किंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख अशोक के शासनकाल में ही मिलते हैं, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा, धम्म और शासन पद्धति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। भंडारकर महोदय ने तो केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। भंडारकर बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने सिर्फ अभिलेखों से क्या किया? अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक के बाद के अभिलेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का उल्लेख मिलता है, जिसमें खारवेल की उपलब्धियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। खारवेल कहां पर है? कलिंग में है, उड़ीसा में। कहां पर है? और ये चेदी वंश का शासक है खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख। और कौन सा अभिलेख है? शक क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगर आप इधर गुजरात वाली साइड में जाएंगे तो जूनागढ़ अभिलेख, शकों की कार्दमक शाखा का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। और कमाल की बात है कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख है। यानी एक विदेशी शासक संस्कृत में लिख रहा है। इसमें लिख रहा है। तो शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन नरेश पुलमावी यानी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख उसकी धार्मिक नीति की जानकारी प्रदान करते हैं।
गैर सरकारी अभिलेखों में यवन शासक एंटिलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने द्वितीय सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। जो अंतिम मौर्य सम्राट था ना बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी उसके सेनापति ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। एक नई डायनेस्टी चलाई, शुंग डायनेस्टी, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग हुआ उसमें, उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र हुआ, उसके बाद 9वें नंबर पर भागभद्र हुआ। उसमें कौन हुआ? भागभद्र को ही भागवत कहा जाता है। भागभद्र के समय अंटिलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस आया, कहां पर? विदिशा बेसनगर में। कहां पर? और उसने वहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इसका मतलब उसने भागवत धर्म को क्या किया? अपनाया। उसने भागवत को जो भगवान विष्णु है उन्हें देव देवस कहा। उसने कहा देवताओं की भी देवता कौन है? भगवान विष्णु। तो यानी एक हिंदू यवन शासक, एक विदेशी शासक आ रहा है, उसका राजदूत आ रहा है, वो यहाँ पर भागवत धर्म को क्या कर रहा है? अपना रहा है। और वो इस उसमें क्या कर रहा है? गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दे रहा। तो उसका भी उल्लेख है, लेकिन गैर सरकारी अभिलेखों में लेते हैं इसको। तो द्वितीय सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये सब ध्यान करने पड़ेंगे आपको कि जो एहोल अभिलेख है उसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति। कौन है? मंदसौर अभिलेख है, उसका लेखक कौन है? तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है इसमें, धागा बनाने वाले जो थे। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति, उसका कौन है? हरिसेन है, जो कि उसका संधि महासंधि विग्रहिक भी है। महासंधि विग्रहिक मतलब युद्ध और शांति का मंत्री। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त गुप्त वंश में एक शासक हुआ जिसने 100 विजयें की, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने बोला भी था आपको, नेपोलियन की तुलना नहीं करनी चाहिए किससे? समुद्रगुप्त से। नेपोलियन वाटरलू के फील्ड में हारा, समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। 100 लड़ाइयां लड़ी, 100 की 100 जीती। उसका उल्लेख कौन करता है? हरिसेन, जो कि उसका दरबारी कवि भी है, जो उसका महासंधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री भी है। ठीक है। वो चंपू शैली में लिखता है। किस चीज पर लिखता है? अशोक का एक अभिलेख है, उसमें सबसे ऊपर अशोक ने कुछ लिखवा रखा है, उसके नीचे रानी ने कुछ लिखवा रखा, रानी कारुवकी चारुवकी जिनको बोलते हैं आप। ठीक है। उसके बाद किसने लिखा है? किसने लिखा है भाई? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, अपने राजा की विजयों का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा की, इसलिए प्रशस्ति बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? प्रशस्ति। और उसके बाद के काल में जहांगीर ने भी लिखा उसमें। तो है किसका? वो है अशोक का, लेकिन लिखा किसने? 4 लोगों ने। अशोक ने, कारुवकी जो उसकी रानी है, रानी का अभिलेख ही बोलते हैं इसलिए। नीचे किसने? हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, और नीचे जहांगीर ने। इतना समझ में आ गया? कहां मिलेगा? इलाहाबाद में मिलेगा। इलाहाबाद को अब इलाहाबाद नहीं बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। हाँ जी। अरे यार पूरी कहानी सुना दी फिर वही। पत्थर खंबा जो है वो अशोक का है, लेकिन जो अभिलेख है वो 4 लोगों ने लिखे हैं। तीसरे नंबर पर लिखा है किसने? हरिसेन ने। अब हरिसेन ने किसके लिए लिखा? मेरे लिए थोड़े लिखा होगा, समुद्रगुप्त के लिए लिखा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था वो। नहीं आ रहा समझ में? अरे यार ऐसे ही है जैसे एक कॉपी थी, उसमें पहले मैंने लिखा, फिर इन्होंने लिखा, फिर आपने लिखा, फिर इन्होंने लिखा, लिख दिया हमने। अब सुनो, तब तक क्या हो गया कि भूकंप आ गया रिक्टर स्केल पे 9 का, सब दब गए। अब ये कॉपियां 1000 साल बाद निकली, उसमें पता चला कि आपका अभिलेख, तो आपका अभिलेख किस पर लिखा हुआ? मेरी कॉपी पे लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? मेरी कॉपी पे सबसे पहले मैंने लिखा था एक पेज इन्होंने लिखा, एक तीसरा पेज आपने लिखा, चौथा पेज आपने भी अपने बारे में नहीं लिखा, आपने भी अपने राजा के, अपने किसी उसके बारे में लिखा, मुख्यमंत्री के बारे में लिखा, द स्मार्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके बारे में लिखा। तो अब क्या होगा, जो उस समय के लोग होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो बोलेंगे भाई तीसरे पेज पे किसका है? तो कॉपी तो मेरी है, खंबा तो किसका है? अशोक का है ना। हाँ।
अब आ गया, समझ में आ गया? ठीक है। भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख हो गया, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख हो गया। अब ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन राजा थोड़े लिखेगा खुद, उसका दरबारी कवि लिखेगा, रवि कीर्ति। कौन लिखेगा? रवि कीर्ति। अब क्या लिखेगा वो पुलकेशिन द्वितीय का रवि कीर्ति, क्या लिखेगा भाई? आप आगे चल के पढ़ेंगे कि भारत का अंतिम महान नरेश कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ है? नर्मदा नदी के ऊपर हर्षवर्धन है। नर्मदा नदी के नीचे कौन है? पुलकेशिन, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड है। और उससे भी नीचे दक्षिण भारत में कौन है? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन है। अब देखो क्या होता है, भारत में ऊपर वाले को हराता बीच वाला, और बीच वाले को हराता नीचे वाला। नहीं आया समझ में? ढूंढ के रखो तब तक जो मैं पूछना चाह रहा हूं, सेकंड फर्स्ट। हर्षवर्धन को हराता है कौन? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। कौन हराता है? नर्मदा नदी के किनारे लड़ाई होती है, हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन को फिर भी हम भारत का अंतिम महान नरेश बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत पर कौन शासन कर रहा है? हर्षवर्धन। कन्नौज, कान्यकुब्ज, उस समय राजनीति का केंद्र क्या है? कन्नौज। कौन है? दिल्ली विल्ली नहीं है उस समय। उस समय कौन है? कन्नौज। राजधानी जो कहां है? कन्नौज। इसको हरा रहा कौन? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को कौन हरा रहा? नीचे दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाली साइड का पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट हरा। अब इनमें महान कौन हो गया वैसे? अरे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन हो गया, पर फिल्म फेयर अवार्ड किसके मिला? उत्तर भारत वालों को मिला। नहीं आया समझ में? पिक्चरें सबने बनाई और दक्षिण भारतीयों ने ज्यादा अच्छी पिक्चर बनाई, पर फिल्म फेयर अवार्ड में अवार्ड किसको मिला? दक्षिण भारतीयों को स्थान ही नहीं दिया गया। नहीं आया समझ में? और तब फिर बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। कुल मिला के ये है कि बंबई पर जो आपका क्या बोलते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड में उत्तर भारत का ही वर्चस्व है, दक्षिण भारत को कंसिडर नहीं करते। अब करने लगे थोड़ा थोड़ा, वरना दक्षिण भारतीय जो स्टार्स हैं वो उत्तर भारतीय स्टार से कहीं ऊपर है और पूजनीय है, क्योंकि गलत मैसेज नहीं देते हैं। वो गुटखे के ऐड में नहीं आते हैं, वो शराब के ऐड में नहीं आते हैं, मिल बैठेंगे चार यार। दक्षिण भारतीय एक्टरों को कभी, और एक्ट्रेस जो होंगी वो भी कभी नहीं इस प्रकार का ऐड करेंगी जिससे समाज में क्या जाए? गलत प्रभाव जाए। नहीं आया समझ में? हाँ, देश की पसंद। अजय, और सामाजिक कार्य करते हैं वो लोग, गांवों को पालते हैं, गरीबों में दान देते हैं। और यहां वाले हाथ हिलाते हैं खाली, कहां? बाहर अपने झरोके पे आके, मानो शाहजहां हो। और कमाल की बात है, यहाँ के लोग बातें भी करते हैं, जिस दिन झरोके पे नहीं आते हो दर्शन देने, तो ये माना जाता है या तो बीमार हो गए या मर गए। नहीं आया समझ में? उत्तराधिकार का युद्ध क्यों शुरू हुआ था? शाहजहां के पुत्रों में रोज आता था शाहजहां दिखाने, ऐसे करके। शाहजहां नहीं आया कुछ दिनों तक, बेटों तक खबर पहुंच गई कि भाई या तो शाहजहां बीमार हो गया बहुत बुरी तरह या मर गया। लड़ाई शुरू होगी चारों बेटों में भयंकर। लास्ट में कौन जीता? औरंगजेब। जिंदा था शाहजहां अंदर। शाहजहां चाहता तो रोक सकता था उस उत्तराधिकार के युद्ध को, लेकिन शाहजहां फिर शाहजहां था, विलासिता में डूबा हुआ। तभी तो औरंगजेब ने क्या किया? हाँ, साथ में एक गलती की शाहजहां ने कि दारा शिकोह को ही क्या किया? इस्लाम में मना है, उत्तराधिकार का नियम नहीं है, उसने दारा शिकोह को प्रश्रय दे दिया, अपनी सेना दे दी कि जा लड़। लेकिन औरंगजेब था, बड़ा खूंखार था, मार दिया उसने अपने भाई को। ठीक है भाई, खाली खबर ही तो फैलानी थी कि दारा शिकोह हिंदुओं का साथ दे रहा है, तो सारे मुस्लिम क्या हो गए? जितने भी वो एक हो गए, वो औरंगजेब की तरफ हो गए। दारा शिकोह हार गया। दारा शिकोह का बेटा भागते भागते कहाँ आया? सुलेमान शिकोह कहाँ आया? उत्तराखंड में आया, पृथ्वीपति शाह के यहाँ। मुगलों ने धमकी दी पृथ्वीपति शाह को, आक्रमण करेंगे, उसने कर लो, क्योंकि उत्तराखंड पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। मुगल सेना पहाड़ों में लड़ने की अभ्यस्त नहीं थी, ये पृथ्वीपति शाह को भी पता था। और गद्दार हर जगह होते हैं। मेदनी राय था यहाँ पर एक, उसने पकड़वा दिया किसको? सुलेमान शिकोह को। और किसको सौंप दिया? औरंगजेब को। औरंगजेब ने उसे धीरे धीरे जहर देके मार दिया।
समझ में आ गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत चलता है वहां पर, क्योंकि जिस ज्योग्राफी में वो लोग हुए हैं वहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलता है। यहां पर क्या है, तीनों टाइम का भोजन है, तो यहां पर बड़ा बेटा बनता है राजा, और बड़े बेटे को अगर वनवास हो जाता है तो छोटा भाई क्या करता है, खड़ा रख के नीचे बैठ के शासन करता है। कितने साल? 14 साल। आप होते तो आप बैठते ऐसे? हाँ जी, यस सर बोल रहे हैं। हाँ जी, कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर भी अंकित हैं। मूर्ति पीठिका अभिलेख होते हैं कुछ। आप मतलब अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, गोपेश्वर के मंदिर में जाओ, त्रिशूल अभिलेख होते हैं। उत्तरकाशी में जाओ, वहां त्रिशूल है, उसमें अभिलेख लिखा हुआ है। और आज भी लिखवाते हैं लोग, आज भी नाम लिखवाते हैं। किस पर? अब तो पता नहीं प्रथा चलेगी, पहले तो बर्तन जब लेते थे उस पर नाम लिखते थे भाई, लिखे थे गिलास पे, थाली पे, है? अब नहीं लिखते यार, कौन लिख रहा? अब तो यूज एंड थ्रू वाला कंसेप्ट आ गया ना। कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर भी अंकित हैं, जिनके इतिहास विषयक सामग्री प्राप्त होती है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में, वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में सूचना प्राप्त होती है। एरन दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एरन। एक तो हूण राजा तोरमाण का अभिलेख मिला है, वाराह प्रतिमा, क्योंकि वाराह अवतार बोलते हैं जो शुकर अवतार हुआ। पृथ्वी जब दलदल में धस रही थी तो भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, शुकर अवतार, जिसने दो दांतों में क्या किया, पृथ्वी को ऊपर उठाया। ठीक है, चलो जी। तो वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाण, हूण शासक तोरमाण। हूणों में दो राजा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है मिहिरकुल और एक है तोरमाण। कौन कौन? मिहिरकुल और तोरमाण। और कमाल की बात है कि एक उसमें शैव है, मिहिरकुल जो है, और बौद्धों का भयानक जिसे बोलते हैं विरोधी है। यानी बौद्धों के टेंटों पर आग लगाने वाला, बौद्धों की गर्दन काटने वाला, और बौद्धों की गर्दन, जो मॉन्क्स होते हैं उनकी गर्दन लाने पर एक सोने का सिक्का देने वाला राजा है। कौन? और खुद क्या है, शैव, और है क्या, विदेशी। हूण जो है, मैंने कहा नहीं आपको, हंस बोला जाता है, हन, व्हाइट हन एंड ब्लैक हन। एक हन गया वो अटीला द हन, रोमन साम्राज्य को बर्बाद करने, क्योंकि हनों की भी दो शाखा है, एफ्थलाइट, व्हाइट हन, ब्लैक हन। एक शाखा भारत की तरफ आई, एक शाखा ईरान की तरफ गई, और ईरान होते हुए कहां पहुंच गई? रोम। और रोमन साम्राज्य, जिसको कि प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी बोलते थे, उनका शासक था अटीला। जंगली थे सब। अटीला ने हराया किनको? रोमन्स को। और हमारे यहाँ जो दो राजा बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं? एक तोरमाण है और एक मिहिरकुल है। तो हूण राजा तोरमाण का वाराह प्रतिमा के पीछे जो अभिलेख मिलता है वो कहां से मिला? एरन। एरन दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है, 510 एडी का एक अभिलेख मिलता है, गुप्तकालीन अभिलेख, जो कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है, जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है। हूणों का जब आक्रमण हुआ ना, तो गुप्त सम्राट थे उस समय, तो गुप्तों की लड़ाई हुई, तो गुप्तों का एक जनरल, उसकी पत्नी सती हो जाती है। उसका अभिलेख कहां पर मिलता है? एरन अभिलेख। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि 510 एडी का, एनो डोमिनी का, सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण कहां से मिला? आंसर एरन अभिलेख। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाली विभिन्न राजपूत राजवंशों के लेख प्राप्त होते हैं। इनमें गुर्जर प्रतिहार का जोधपुर प्रशस्ति, पाल शासक धर्मपाल का खालिमपुर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, नालंदा तथा भागलपुर नारायणपाल का ताम्रपत्र अभिलेख, विजय सेन का देवपाड़ा प्रशस्ति, जय सिंह का उदयपुर प्रशस्ति, चंदेल शासक धंग का खजुराहो अभिलेख, चेदी शासक कर्ण का बनारस ताम्रपत्र लेख, गहड़वाल शासक गोविंद चंद का कमौली लेख, यश कर्ण का जबलपुर ताम्रपत्र लेख आदि का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण भारत के पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के लेखों में उनके इतिहास विशेष का ज्ञान प्राप्त होता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर अंकित लेख सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जो लगभग 2750 ईसा पूर्व के हैं, किंतु ये अभिलेख अभी तक अपठनीय है। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए। इसमें भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए। इतना समझ में आ गया? तो जो मेन अभिलेख हैं वो याद करना है आपने। जैसे नासिक अभिलेख मैंने बताया, गौतमी बलश्री,
वशिष्ठपुत्र पुलमावी के शासन काल में गौतमी बलश्री का है नासिक अभिलेख। कौन सा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों और अन्य कार्यों का विवरण लिखा गया है, विवरण किया गया है इसमें। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग से मिला है। कलिंग का जो चेदी शासक था वो खारवेल था। खारवेल के शासनकाल के 13वें वर्ष तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है इसमें। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी अभिलेख में प्राप्त होता है, और ये कहां से? कलिंग से प्राप्त हुआ। कलिंग मतलब उड़ीसा, कलिंग मतलब, और शायद इससे यह भी पता चलता है कि चक्रवातों से नष्ट हुआ कलिंग। चक्रवात की भी मेरे ख्याल से कुछ है इसमें अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, ये संस्कृत का अभिलेख है। पहला संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख खारवेल का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन कौन? विदेशी राजा। कौन? शक, शकों की कार्दमक शाखा का। रुद्रदामन की सैनिक विजयों और अन्य कार्यों का वर्णन किया गया इसमें। प्रयाग प्रशस्ति मैंने बता दिया, समुद्रगुप्त की हरिसेन द्वारा रचित है, चंपू शैली में है। किसमें है? चंपू शैली है। समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों और जीवन काल के संदर्भ में विवरण प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है। हूण आक्रमण की सूचना मिलती है। इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के विषय में विवरण प्राप्त होता है। एक सुदर्शन झील आएगी अभी, कहां पर? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। वहां पर 4 राजा उसका काम करवाएंगे। पहला तो निर्माण कराएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य उस झील को बनवाएगा। उसके बाद उस पर 3 अन्य शासक क्या करवाएंगे? मतलब पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करवाएंगे। उद्धार नहीं, पुनर्निर्माण करवाएंगे। उसमें से एक स्कंदगुप्त भी है। कौन सा? भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ उसने से। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा के शासक यशोधर्मन का है, सैन्य विजयों का विवरण है। ऐहोल अभिलेख किसका है? रवि कीर्ति द्वारा रचित है, पुलकेशिन द्वितीय के समय में। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध का विवरण मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? बालादित्य कृत है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज की है। इसकी गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलता है। यह ध्यान रखना, जब हर्षवर्धन मर गया, कौन? कन्नौज के लिए ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और कई सौ सालों तक चला हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन कौन आए? बंगाल से आए पाल। कन्नौज कहां रह गया यार? उत्तर प्रदेश में। बंगाल से आ रहे हैं पाल लड़ने के लिए। इधर से पूर्वी पश्चिमी साइड से आ रहे गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण से आ रहे कौन? राष्ट्रकूट। कौन आ रहे? इनमें सबसे शक्तिशाली कौन? राष्ट्रकूट। सबसे शक्तिशाली कौन? राष्ट्रकूट। चलता रहा, एक राजा बन रहा, दूसरा उतर रहा, तब तक दक्षिण भारत वाला आक्रमण कर रहा। जैसे ही वो बैठ रहा, तब तक दक्षिण भारत में आक्रमण हो जा, मतलब विद्रोह हो जा रहा, वो नीचे चले जा रहा। तब तक बंगाल वाले पाल आ जा रहे। पाल वालों को विस्थापित कर रहा कौन? बड़ा हौच पौच वाली हिस्ट्री है ट्रिपटाइट स्ट्रगल। इसीलिए मेंस में क्वेश्चन जरूर देते हैं। क्या देते हैं? और उसको 250 शब्दों में लिखना होता है। अब ट्रिपटाइट स्ट्रगल में लास्ट में लेकिन जीतते कौन है? गुर्जर प्रतिहार। कौन जीतते हैं? गुर्जर प्रतिहार जीतते। समझ में आया? शक्तिशाली कौन थे? राष्ट्रकूट। जीतते कौन है? गुर्जर प्रतिहार। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ग्वालियर प्रशस्ति बालादित्य कृत है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में विवरण मिलता है। उदयपुर प्रशस्ति परमार शासक उदयादित्य की है। परमार वंश के शासकों के बारे में इतिहास मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख किसका? सेन वंश के शासक, बंगाल के जो सेन वंश के शासक, खासकर विजय सेन, उसके समय का बंगाल के सेन वंशी शासकों का विवरण मिलता है। और वागनगर प्रशस्ति कुमारपाल का, गुजरात का शासक, चालुक्य शासक कुमारपाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी इसमें कुछ और पॉइंट मैं कराऊंगा, टाइम बताइए। ठीक है, इतना काफी है, बाकी अगले लेक्चर में बताऊंगा।